हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्ज़ाम्स। ये आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, जो कि हर एक स्टूडेंट के पास मोस्टली होगा ही होगा। ये सब्जेक्ट बीकॉम, बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट के पास होता ही होता है। तो आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही होगी, बट आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएंगे और इनके आंसर्स अच्छे से लिख कर आएंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। पास होने से भी ज़्यादा आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 साल से आपके बार बार रिपीट होते ही आ रहे हैं क्वेश्चन, और ये इस साल भी रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसमें से मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होंगे इस साल भी। ठीक है, टाइटल चेंज हो सकता है, अगर ऐसे वगैरह है तो उनका टाइटल चेंज हो सकता है, बट बाकी जो ये कम्युनिकेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन हैं वो रिपीट होंगे ही होंगे। एक्चुअली मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आज मैंने एक डाली है, वो मैंने कल ही शूट कर ली थी। आज नहीं कर पाई क्योंकि ये बीच में आपको पीछे शोर आ रहा होगा कि ढोल बज रहे हैं, बट इस वजह से नहीं कर पाई। बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के कमेंट है कि जल्द से जल्द कर दीजिएगा, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। कम नॉइज़ है, देखते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिएगा, आपकी जो बाहर की नॉइज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोड है BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ये इसका टाइटल है। इसके ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। मैं इनको सिर्फ आज क्वेश्चन ही बताऊंगी। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए हो ब्रीफली एक्सप्लेन के साथ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ले आऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। आपका टाइटल ही जैसे कम्युनिकेशन के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं वो लिखिए। डिस्क्राइब ईच एलिमेंट ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड ऑल्सो राइट द मैक्रो फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। क्या है, सबसे पहली टिप आपके लिए ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है ना आपके सामने कि ये 3-4 लाइन्स का है, तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाए हैं, तो एक एक को ब्रेक डाउन करके फिर उसको लिखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है आपसे कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले आपका क्वेश्चन ये हो गया कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट लिखने हैं आपको। फिर आप क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब ईच एलिमेंट ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल। फिर हर एक एलिमेंट को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एंड ऑल्सो राइट द मैक्रो फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। फिर जो कम्युनिकेशन के अंदर मैक्रो फंक्शंस होते होंगे उनको लिखेंगे आप। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल दी सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू दी कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है? हम 2 लोगों या 4 लोग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू हो या फिर ओरली हो या रिटन में हो या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है। तो कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके बीच में कुछ बैरियर्स भी होते होंगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाती होगी। तो कुछ ऐसे ही सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे कि एक ही के अंदर आपको ब्रेक डाउन करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार रिपीट होता ही है ये क्वेश्चन। कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपसे मैक्रो फंक्शंस पूछ लें, चाहे वो आपसे बैरियर्स पूछ लें, चाहे वो एलिमेंट्स पूछ लें। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the benefits of using visual aids in the presentation? Explain how visual aid can be used to make presentation more effective. Support your answer with an example. ये मैं इसको गारंटी दे रही हूँ 101% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको रट लेना कैसे लिखना है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि बेनिफिट क्या है विजुअल एड के। तो आपको बेनिफिट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विजुअल एड होते क्या हैं। तो विजुअल एड क्या होते हैं पहले वो लिखिएगा, फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं, विजुअल एड प्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं वो लिखिएगा। फिर क्या है, एक्सप्लेन हाउ विजुअल एड्स कैन बी यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। कैसे हम विजुअल एड्स की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं वो लिखिएगा। फिर अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी डाल दीजिएगा ताकि ईजिली समझ आ सके। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हर बार विजुअल एड के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए ना तो एक बार मेरे को आके कमेंट भी करना कि हाँ मैडम ने आपने बोला कि ये आएगा बट ये आया नहीं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जाइएगा, आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी। तो ये 101% मैं बोल रही हूँ, विजुअल एड के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है What are homonyms, homophones and homographs? Give एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये भी आता ही है, हर बार रिपीट हो रहा है। होमोनेम्स, होमोफोन्स पूछ लेते हैं हर बार। होमोग्राफ भी 1-2 बार पूछा है। तो तीनों को ही आप याद कर लीजिएगा कि इन तीनों में नाम सिमिलर हैं इनके, तो सिमिलर मीनिंग तो नहीं होगी। तो क्या इनका डिफरेंस है, क्या ये होते हैं, और उनका एग्जाम्पल किस तरीके से आप लिखेंगे,
तो इसे भी याद कर लीजिएगा। इसकी भी मैं श्योरिटी ले रही हूँ कि 99% इनमें से एक आएगा ही आएगा। दो आ जाए, होमोनेम और होमोफोन्स के बीच में डिफरेंस आ जाए तो भी आ सकता है, आएगा ही आएगा 99%। 1% चांस है कि ना आए, बट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्या है, हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के लिए हमारे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उन्हीं स्किल्स के अंदर एक स्किल आती है कॉग्निटिव स्किल। तो क्या है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल, कि रीडिंग के लिए हमें कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल चाहिए इन्वॉल्व रहती है रीडिंग के लिए वो। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या आपकी धारणा है इसे लेकर, या फिर किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, उसको लिखिएगा। तो ये भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इसे भी लर्न कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग से आप क्या समझते हैं, ये आंसर लिखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द टर्म आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। क्या है, सबसे पहले आपको डिस्कोर्स क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे आप एग्जाम्पल के साथ। फिर एक आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर भी आता होगा, जैसे आप देखेंगे कि डिस्कोर क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं, तो उनके एक टाइप में आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर भी आता है, उसको आप सुटेबल एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। तो ये भी बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन। हम पता है हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे, आप मैसेज करके बात कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसी तरीके से कैसे एक रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन से डिफरेंट होती है वो एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्क्राइब 3 सिचुएशंस वेयर यू वुड प्रेफर टू यूज़ रिटन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर चॉइस। फिर आपको ये डिस्क्राइब करना है कि कौन सी ऐसी 3 सिचुएशन होंगी जहाँ पे आप ओरल कम्युनिकेट ना करने की जगह रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे, और उसके लिए आपको रीज़न भी देना है कि क्यों हम रिटन को प्रेफर करेंगे ओरल की जगह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्वर्सेशन सॉरी। तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कन्वर्सेशन के, वो लिखिएगा पहले। ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स बेसिक कन्वर्सेशन, हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्पीच इवेंट। क्या है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कन्वर्सेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फिर आप आगे लिखेंगे कि बेसिक कन्वर्सेशन क्या होता है, और फिर एक कन्वर्सेशन दूसरी स्पीच इवेंट से कैसे अलग होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछा गया है। बाकी जो मैंने बोला 99%, 101% वो तो आएगा ही आएगा, ये भी लर्न कर लेना आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर दी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जो हमें अभी आर्ग्यूमेंटेटिव बैरियर पहले भी पूछा गया था, वही आपको इसमें भी लिखना है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ पर हम दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, आप सुन रहे हो पर आप बोल नहीं पा रहे हो मुझसे, तो एक डिस्टेंस भी हो गया बैरियर। एक लैंग्वेज हो गया कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ और आप शायद मराठी समझते होंगे तो नहीं समझ आ रहा होगा, तो एक लैंग्वेज भी हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन दी 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच सच बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड। फिर जो ये बैरियर्स हैं उनकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके अंदर उनको क्लासीफाई किया गया है, तो वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी हैं जिसके अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है, उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेन ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल। के जो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को हम पढ़ते हैं जब, तो उसकी क्या 4 लेवल्स होती हैं उसको आप एग्जाम्पल के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, आया है 1 से 2 बार, लर्न कर लेना, आ सकता है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एसेंशियल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। क्या है, एक क्वेश्चन आपका ग्रुप डिस्कशन के ऊपर आता है, आपको मतलब एक टाइटल दे देंगे उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन लिखना होगा, पर उसके लिए एक बार ये पूछा गया था कि ग्रुप डिस्कशन के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन करते टाइम पे। तो ये भी आया हुआ है 1 से 2 बार, तो इसको भी लर्न कर लेना कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरप्रेटिव रीडिंग। क्या है, इंटरप्रेटिव रीडिंग से आप क्या समझते हैं इस टर्म से, वो एक्सप्लेन करना है आपको। गिव
एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, फिर आपको एग्जाम्पल भी देना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी ठीक है, आया 1 से 2 बार, 3 से 4 बार भी आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुड रीडर्स ऑपरेट एट 4 इंटररिलेटेड लेवल ऑफ मीनिंग, व्हाट आर दी 4 लेवल्स ऑफ द मीनिंग। क्या है, एक गुड रीडर जो होता है वो 4 इंटर रिलेटेड लेवल्स को पार करके रखता है, 4 इंटर रिलेटेड लेवल्स को समझता है वो एक रीडिंग करते टाइम पे। तो वो 4 लेवल्स कौन सी होती है मीनिंग की, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप खुद पे लगा के सोच लीजिएगा कि मैं एक गुड रीडर हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें सोच के चलूँगा। बाकी आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यू आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर। वहाँ तक तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने देखे, वो आपके बुक से रिलेटेड थे। बुक से रिलेटेड के बाद आपका ग्रामर का भी कुछ पार्ट आता है जिसमें एसे, लेटर राइटिंग, या फिर ये जो है क्या कहते हैं, क्या है ये, 1 मिनट, डायलॉग, 10 टर्न डायलॉग भी लिखने को बोल देते हैं, तो ये भी आता है। तो ये वहाँ तक बुक का ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक। 14 से हमारा स्टार्ट हो गया एस्से राइटिंग और क्या कहते हैं, सॉरी, एस्से राइटिंग और 10 टर्न डायलॉग राइटिंग और लेटर भी आ सकता है, तो उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये जो बार बार आया है, यू आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर ड्यूरिंग द वेकेशन, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप प्लानिंग कर रहे हैं सिंगापुर जाने के लिए वेकेशन के टाइम पे, आपकी छुट्टियां हैं और आपको सिंगापुर जाना है, आप प्लान कर रहे हैं। राइट आउट अ डायलॉग इन 10 टर्न्स वेयर यू डिस्कस द ट्रैवल प्लान्स, अरेंजमेंट ऑफ द एकोमोडेशन एक्सेट्रा विद योर ट्रैवल एजेंट। इसमें आपको क्या लिखना है, आपको बस इतना लिखना है, आपने सोच लिया कि आप सिंगापुर जाने की सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी छुट्टियां हैं तो आपको सिंगापुर जाना है, पर सिंगापुर जाने के लिए आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी नॉलेज नहीं है कि आप कहाँ रहेंगे, कैसे ट्रैवल प्लान बनाएंगे अपना, कैसे अरेंजमेंट करेंगे रहने के लिए, या कहाँ खाना वाना खाएंगे। तो आपने एक ट्रैवल एजेंट लिया, ट्रैवल एजेंट के साथ आपने कनेक्शन बनाया और उससे आप जो भी बातें करेंगे 10 टर्न्स के अंदर वो एक्सप्लेन करनी है कि आप क्या पूछेंगे कि हाँ भाई मुझे सिंगापुर जाना है, आप मुझे बता दीजिए कितना ट्रैवल खर्चा आएगा मेरा, कितना कहाँ हम रह सकते हैं, कहाँ हमें खाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके आपको एक बातचीत लिख देनी है दोनों के बीच, आपके बीच और आपके ट्रैवल एजेंट के बीच। तो ये आता है 10 टर्न डायलॉग राइटिंग, इसको आप प्रिपेयर कर लेना कैसे लिखते हैं। बाकी टॉपिक तो कुछ भी दे सकते हैं, तो वो अपने ऊपर, पहले अपने ऊपर उसको महसूस करना कि हाँ मेरे से पूछा गया कि मेरे को सिंगापुर जाना है, तो मैं क्या अपने ट्रैवल एजेंट से बात करूँगा वही लिख देना जो टूटी फूटी इंग्लिश आती है बनाकर, ठीक है। फिर आता है एक एस्से राइटिंग, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एस्से ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स। एक टॉपिक के ऊपर आपको एक एस्से लिखना होगा जो कि 10 नंबर का आता है। तो ऐसे आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उस जिस पे आ सकता है, मैंने ये लिख दिया है, आप इन पे प्रिपेयर करके जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से नॉलेज ले सकते हैं ताकि अगर इन पे आ गया तो आप लिख सकें। तो ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, कैसे टॉपिक डालते हैं और कैसे उसकी शुरुआत करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, तो वो सारी तरीके से ही आप लिखेंगे तो आप आसानी से नंबर ले सकते हैं, क्योंकि पैटर्न पता होगा। जैसे मैथ्स में बोलते थे हम कि हमें फॉर्मूला लिखना है, मतलब क्या कहते हैं, पार्ट्स वगैरह लिखते हैं ना हम, फिर फाइनल आंसर आता है, तो आंसर नहीं आता तब भी उसके पार्ट्स के नंबर तो मिलते थे ना, वैसे ही है इसमें भी कि आपको पूरा टॉपिक लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो उस तरीके से आप लिखेंगे तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं और वो भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है एस्से राइटिंग, आप इन पे प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, एआई इतना ट्रेंडिंग है तो एआई टेक्नोलॉजी पे आ सकता है। इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स इतना आजकल ट्रेंडिंग है तो पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ सकता है। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट एट पीक, क्या है, लोग इतने बेरोज़गार हो रखे हैं, उसके ऊपर भी आ सकता है। G20 न्यू दिल्ली समिट क्या है, G20 नई दिल्ली में अभी हुआ था, उसके ऊपर भी आ सकता है। और बाकी जो ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा है क्या है, हीट वेव इतनी चल रही है इंडिया में, तो उसके ऊपर भी आ सकता है। तो थोड़ी नॉलेज इनकी आप गेन कर लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ आया तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये एस्से राइटिंग आएगा एक आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट हैव बीन गिवन द टॉपिक मेकिंग आवर सिटीज पॉल्यूशन फ्री, राइट आउट अ ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो आपको एक ग्रुप डिस्कशन का भी आता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, उसमें आपको 5 स्टूडेंट बता दिए, आपको टॉपिक दे दिया मेकिंग आवर सिटीज़
पॉल्यूशन फ्री। आपको टॉपिक क्या दे दिया कि हमारी जो सिटीज़ है उसको पॉल्यूशन फ्री हमें बनाना है। आपको एक ग्रुप डिस्कशन लिखना है अपने 5 दोस्तों के साथ। तो कुछ भी अपने दिमाग में सोचो कि मेरे ये 5 दोस्त हैं, राहुल, निशा, दिशा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके नाम सोचो और नाम से लिखने स्टार्ट कर दो कि भाई हाँ निशा ये बोल रही है, तनीषा ये बोल रही है, राहुल ये बोल रहा है, रवि ये बोल रहा है। ऐसे करके आप वो ग्रुप डिस्कशन लिख सकते हैं। वो मेनली टॉपिक आपका होना चाहिए क्या, जो आपका इसमें दे रखा है, मेकिंग आवर सिटीज़ पॉल्यूशन फ्री। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न होता है क्वेश्चन आंसर्स का। तो जो मैंने आपको बताया इनको आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आई कैन अश्योर यू आप अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं। 50 नंबर में से आप जिस तरीके से मैंने समझाया है आंसर लिखना, वैसे तो मैंने इसमें समझाया है। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा एक पैटर्न से आपको बता दूंगी किस तरीके से आप लिखेंगे। तो उसमें से मैं आपको बता रही हूँ 25 तो आराम से ही आएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख दिया तो आराम से 25 आ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 ला सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिएगा और कौन से कोड का आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। अगर इसके भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के साथ लेकर आ जाऊँगी। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ भाई मुझे इतना प्यार मिल रहा है और इतना सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।